स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की इस क्लास में बेहद स्वागत करती हूँ। आप में से जो लोग पहले से सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं उनको इसका ऑब्जेक्टिव पता है। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक वीकली करंट अफेयर का प्रोग्राम है जिसमें हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पूरे हफ्ते के न्यूज़पेपर को हमारे द्वारा एक तरीके से एनालाइज किया जाता है। उसमें से जो टॉपिक्स आपके इन सब्जेक्ट से रिलेवेंट है उनको हम पिक एंड चूज करते हैं इस वाले क्लास के लिए, ताकि जो एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ये जो एक पोर्शन है ये आपका अच्छे से तैयार हो जाए। इन अ सिमिलर मैनर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक वीकली करंट अफेयर का क्लास आता है जो आपका संडे को जनरली अपलोड हो जाता है। तो आज आप एनवायरमेंट की क्लास देख रहे हैं, कल आपके लिए संडे की क्लास जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो ये दोनों ही प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप पूरे हफ्तों के जो करंट अफेयर्स हैं, राइट है, उनको करते हुए जो मंथली एक आपका रिवीजन है वो कर सकते हैं। और इस तरीके से साल भर का जो आपका करंट अफेयर है स्पेसिफिकली फॉर द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप PYQs देखेंगे या फिर अगर आप पेपर पूरा का पूरा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कुछ ऐसे एरिया है जिनका झुकाव पेपर में धीरे धीरे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। और यू कैन से कि इनका थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंटेड जो है पेपर आपको देखने के लिए मिलता है। दैट्स वाई इन दो सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर करना ज़रूरी है। चलिए अब बिना किसी देरी के देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पर एक डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज तंपारा लेक। ये उड़ीसा के अंदर है। ये एक रामसर साइट भी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है अगेन वो लेक से ही रिलेटेड है। एक हमारा मानसागर लेक है जो कि राजस्थान में है, एंड दूसरा आपका जो है कड़ाई कोंड्राइल लेक है जो कि आपका कर्नाटका में है। इन दोनों ही लेक को वापस से रिस्टोर किया गया है। तो लेक रिस्टोरेशन को लेकर ये एक केस स्टडी के रूप में भी आपको हेल्प करेंगे। यानी आप किसी अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो जहाँ पे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के बाद वापस एक रीबिल्डिंग, एक रिस्टोरेशन की बात कही जा रही है, तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आप वहाँ पे एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के रूप में कोट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो हमारा है इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान से समझिएगा, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, GEF है, ठीक है, इसके द्वारा बेसिकली इस इनिशिएटिव को एंडोर्स किया गया था और इस इनिशिएटिव को लेकर एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो हम उस रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और इस इनिशिएटिव के बारे में भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो टॉपिक है अगेन इंपॉर्टेंट वन, वाटर न्यूट्रलिटी। तो नीति आयोग की तरफ से एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाटर न्यूट्रलिटी की दी गई है। अगर आपको UPSC की तैयारी करते हुए 2-3 साल हो गए हैं तो आपको याद होगा करीब 2 साल पहले जो हमारा बेसिकली एक नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट था, ये बेसिकली न्यूज़ में था, राइट है। तो कुछ उसी के तरीके से हम वाटर न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। दीज आर टू वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन नाम सेम है, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाना चाहिए, ठीक है। देन फिफ्थ टॉपिक है हमारा डीम्ड फॉरेस्ट। तो अभी आपको पता है कि जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आया है, राइट है, बेसिकली इसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इस एक्ट को लेकर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो जो है मेरे द्वारा आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से उस एक्ट को डिटेल्ड में हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। परफेक्ट है। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तब तो डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होगा। अगर आप नए हैं, वीडियो नहीं देखा या अगेन आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बाकी है, तो डीम्ड फॉरेस्ट होते क्या हैं, इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो क्या कहता है, ये थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। उड़ीसा गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में था। परफेक्ट है। देन सिक्स्थ हमारा आता है मिनीमाटा कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट, UPSC ने ऑलरेडी पूछा भी हुआ है। देन नेक्स्ट आपका आएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से अपने डिसीजन में एक यू टर्न लिया गया है, तो डिसीजन क्या था, उन्होंने यू टर्न लिया क्यों है, राइट है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको आप मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझ कर रखिएगा। परफेक्ट है। चलिए अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई टू सॉल्व इट। आपकी जनरल नॉलेज के बेस्ड पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया भाई सिर्फ इतना बता दो इनमें से करेक्ट कितनी है, राइट है। तो जैसे पहले बोला गया है कि अगर भारत की बात करें
तो पूरी दुनिया में हम लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर के। भाई भारतीयों को मीठा पसंद है, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, तो शुगर के हम लार्जेस्ट कंज्यूमर है। हालांकि शुगर हेल्दी नहीं होता है तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन भारत मीठा काफ़ी खाता है, ठीक है। तो अब आपको आइडिया ही लग गया होगा कि इज इट अ राइट स्टेटमेंट और नॉट। परफेक्ट है। चलो, दूसरा कह रहा है कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो कॉटन के बाद एक लार्जेस्ट एग्रो बीस्ट इंडस्ट्री है भारत के अंदर। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया के जो टॉप शुगर केन ग्रोइंग हमारे स्टेट्स हैं वो बहुत ही हैवीली रिलाई करते हैं रेनफॉल पर, राइट है, इरिगेशन के लिए। एंड देन हमारा लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बायोफ्यूल्स को लेकर जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उन्होंने टारगेट रखा हुआ है भाई 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारी कब तक हो जाएगी, 2025-26 वाला जो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर आएगा। तो इन स्टेटमेंट में से कितने सही है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है यहाँ पर आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर विद एक्सप्लेनेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची पर शेयर कर दूंगी। पिछले जो है वीकली करंट अफेयर के दौरान मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, वन फॉर द साइंस एंड टेक वाली वीडियो में, सेकंड फॉर द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। दोनों का डिटेल आंसर मैंने शेयर कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप P2I बैच स्टडी IQ का ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका आपके पास है। 23 अगस्त से शाम को 6 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तीनों लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा कोर्स। तो हिंदी में है कि नहीं है, इंग्लिश में है कि नहीं है, इंग्लिश में है कि नहीं है पूछिएगा मत, बिल्कुल है, आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। फीस बहुत अफोर्डेबल हमने रखी है, क्योंकि समझिएगा, देखिए कई बार लोग कंपेयर करते हैं देन बोलते हैं कि फीस तो ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? आप सिर्फ प्रीलिम्स की फीस कंपेयर कर रहे हो। हमारा आपको P2I में प्रीलिम्स प्लस मींस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, साथ में आपके प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मींस की आंसर रेटिंग एंड देन आपका कॉपी का इवैल्यूएशन भी होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो आपको सिर्फ मींस के क्वेश्चन देने की एक अलग फीस लेते हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चेक कराना चाहते हो उसकी अलग फीस है, पूरी कॉपी इवैल्यूएट करवाना चाहते हो उसकी अलग फीस है। तो ये स्ट्रैटेजीज हम प्ले नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि P2I बैच बेसिक फंडामेंटली बिल्कुल एक कंप्लीट बैच आपको मिलता है। लाइव क्लासेस हैं, पूरा स्टडी मटेरियल है, आपकी जो है टेस्ट सीरीज है, प्रॉपर इवैल्यूएशन है, एवरीथिंग यू नीड फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, ये जो है आपकी P2I के अंदर है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप फीस पे कर रहे हो यूज कीजिएगा प्राची लाइव फैकल्टी कोड। प्राची लाइव अगर आप कोड यूज करते हो तो जो फीस पर मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो तुरंत आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आई गेट द नोटिफिकेशन कि आपने एडमिशन लिया है एंड मेरा जो है फैकल्टी कोड यूज किया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो संबंध एक बना रहेगा। बैच के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे, क्लास के एंड में टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। परफेक्ट है। चलिए थोड़ा सा आराम से। तंपारा लेक न्यूज में क्यों था? तो जो हमारा NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, उनका जो बेसिकली ईस्टर्न जोन था, उन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिए हैं कि भाई तंपारा लेक के पास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको आप रोकिए। दरअसल कोर्ट में एक आप कह सकते हैं पिटिशन दाखिल की गई थी। उसमें बोला गया था कि जो तंपारा लेक है भाई इसको बड़ा नुकसान हो रहा है, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे चल रहा है, कोर्ट जी जरा इसको रोक दीजिए। तो कोर्ट जी जो है बेसिकली कोर्ट इन द सेंस मैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करूँ, सिविल कोर्ट की पावर्स इसके पास होती है, उसी संदर्भ में ये काम करता है। तो उनकी तरफ से फिर जो है बेसिकली एक ये डिसीजन दिया गया है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये तो चलता ही रहता है, NGT की तरफ से अच्छे ऑर्डर भी दिए जाते हैं, न्यूज़ की हेडलाइंस बनते हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है न्यूज़ के बैकग्राउंड में जाना। तो बैकग्राउंड में तंपारा लेक के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया था इट्स अ रामसर साइट, ठीक है। तो यानी कि ये एक डेजिग्नेटेड रामसर साइट है, एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। परफेक्ट है। तो देखिए जो लेक है ये पहली बात तो फ्रेश वाटर लेक है और कहाँ पे है? उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसको एक डेजिग्नेट किया हुआ है रामसर साइट के रूप में। देखो इसका नाम कैसे पड़ा, तो एक ना आप कह सकते हैं बेसिकली एक डिप्रेशन था, एक गड्ढा टाइप था, और उसके आसपास का कैचमेंट एरिया इस तरीके से था कि बारिश का सारा पानी कैच करके जो है उस डिप्रेशन के अंदर आ जाता था। जो ब्रिटिशर्स थे वो इसको जैसे टैंप बोलते थे, राइट है, और इसी से बाद में इसका नाम जो है तंपारा लोकल्स के द्वारा पड़ गया। 2010 में जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जो एक वेटलैंड एटलस प्रिपेयर किया गया था उसमें भी तंपारा लेक को इंक्लूड किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट।
परफेक्ट है। मैप लोकेशन की बात करते हैं। भारत में देखिए दिस इज उड़ीसा। उड़ीसा में भी अगर आप यहाँ पे आएंगे, आपको पता है ईस्टर्न कोस्ट वेस्ट बंगाल के साइड में आपका बे ऑफ बंगाल, आई एम सॉरी, एंड वापस से यहाँ पे आइएगा तो दिस इज योर तम्पारा लेक। परफेक्ट है। तो ये आपने जो है यहाँ पर ध्यान से देखना है। इसी तरीके से जो आने वाली 2 लेक है उनकी लोकेशन को आपने देखना रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये जो वेटलैंड है ये बहुत सारी जो स्पीसीज है, बर्ड्स की, फिशेस की, फाइटोप्लैंक्टन्स है, आपके मैक्रोफाइटा है, राइट है, इन सब की जो है स्पीसीज को सपोर्ट करता है, एक हैबिटेट देता है। बल्कि अगर आप देखोगे तो जो आपका बेसिकली साइप्रिनस कार्पियो है, कॉमन पोचार्ड है, रिवर टर्न है, इनकी आप पिक्चर्स आप देख सकते हो, इनको जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। अगर एक फिश यील्ड की बात करें, ठीक है, तो करीब 12 टन पर ईयर जो फिश का यील्ड है वो यहाँ से मिलता है। यानी कि जो एक फिशरीज कम्युनिटी है उनकी आजीविका के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए बल्कि इसका भी एक इकोनॉमिक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस भी है। दैट्स वाई इस लेक को क्या है, एक तरीके से प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है। परफेक्ट है। चलिए, पहला लेक समझ में आया। अब मूव ऑन करते हैं दूसरे वाले पर। दोनों ही गुड न्यूज थी। फर्स्ट में इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका गया है, बाकी के 2 को रिस्टोर किया जा चुका है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते, राइट। चलो समझते हैं। देखो, जो मानसागर लेक है जयपुर राजस्थान में, और जो आपकी बेसिकली कई कोंडाराइल लेक है बेंगलुरु कर्नाटका में, इनको ना एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल माना जा सकता है भारत के अंदर लेक रिस्टोरेशन प्रोग्राम का। ये जो लेक्स थे पॉल्यूशन की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से काफी ज्यादा डिग्रेड हो चुके थे। तो एक आप कह सकते हैं पार्टिसिपेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया और फाइनली इनको अपनी पुरानी एक हेल्दी जो है हालत में रिस्टोर किया जा चुका है। एक एक करके समझते हैं। मानसागर लेक की बात करें तो 1980s के दौरान जो है नेग्लेक्ट और पॉल्यूशन की वजह से आप कह सकते हैं इसकी एक हालत खराब हुई थी। 2003 में जो राजस्थान गवर्नमेंट थी उन्होंने जल महल जो रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ एक पार्टनरशिप की इस लेक को रिस्टोर करने के लिए। ये जो जल महल आपका रिजॉर्ट पार्टनरशिप है ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पीपीपी है, राइट है। इकोनॉमी में आपके सिलेबस में भी है ये। और इसको ना स्पेसिफिकली इसीलिए क्रिएट किया गया था कि जो लेक्स हैं भाई उनको रिस्टोर करेंगे 1 बाय 1। तो फाइनली ये उन्होंने किया है। दूसरा जो आपका बेसिकली कई कॉन्ड्राइल लेक है, इसको 16th सेंचुरी में जो है बनाया गया था और उस टाइम पे ये सिटी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर का एक बहुत ही पॉपुलर सोर्स था। बट उसके बाद 1970s तक आते आते आप देखोगे कि सीवेज डिस्चार्ज की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से क्या था, ये एक तरीके से पॉल्यूटेड हो गई थी। अब यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आपका भरूच बेंगलुरु महानगर पालिका है उन्होंने 2009 में इस लेक का मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया। देन उन्होंने इसके रिस्टोरेशन को लेकर काम करना स्टार्ट किया। अब देखो दोनों ही बॉडीज जो थी ये, ठीक है, इनके द्वारा सिमिलर अप्रोच अपनाया गया है लेक को रिस्टोर करने के लिए। थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पहली बात तो जो पॉल्यूटेड वाटर था लेक में उसका डाइवर्जन किया गया, यानी कि वाटर को क्लीन किया गया, पहला काम ये किया गया। देन कम्युनिटी अवेयरनेस एंड मोबिलाइजेशन भी किया गया, लोगों को ना जागरूक किया गया कि व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक पीपल पार्टनरशिप को लेकर काम किया गया। देन आप देखोगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन किए गए ताकि फिर से जो वेस्ट वाटर की डंपिंग होकर प्रॉब्लम एग्रीवेट ना हो जाए, तो आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लाए गए। उसके बाद जो लेक थी उसकी ड्रेजिंग की गई, ठीक है, प्लांटिंग ट्री और श्रब्स वगैरह किए गए अराउंड द लेक। एंड देन उसके बाद एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी जो है बेसिकली लेक के चारों तरफ उसको डेवलप किया गया, ठीक है। ये कुछ कदम दोनों ही इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, दोनों बॉडी जो हैं उनकी तरफ से उठाए गए, फाइनली रिजल्ट सामने आया है। दैट्स वाई ये एक सक्सेसफुल केस स्टडी के रूप में आप अपनी नोट्स में लिख सकते हो। परफेक्ट है। चलिए, इतना समझ में आया है तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। देखो, इसको समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। जब भी हम किसी फॉरेस्ट की या फिर किसी वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो ज़्यादातर ध्यान होता है वो सरकार के द्वारा कौन से इनिशिएटिव चलाए गए हैं, कितनी फंडिंग दी गई है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, इस पर रहता है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो वो कंजर्वेशन के प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं जहाँ पर आपने जो लोकल कम्युनिटी थी
या फिर जो वहाँ के ट्राइब्स थे, राइट है, उनकी एक इन्वॉल्वमेंट जो है साथ में लेकर चलिए, यानी कि जो पीपल पार्टनरशिप है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूँ, वहाँ पर आदि जो ट्राइब्स हैं वो टाइगर्स को, पेंगोलिन को ह्यूमंस के वेल विशर्स मानते हैं। दैट्स वाई वो वहाँ पे टाइगर्स का, पेंगोलिन्स का, स्पैरोज का जो एक हंट होता है, जो शिकार होता है, वो नहीं करने देते हैं या फिर एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं इनको। तो देखो, बिना सरकार का कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई बड़ी स्कीम्स को लगाए, सिर्फ ट्राइब्स की अपनी आस्था की वजह से, ट्राइब्स के अपने एफर्ट की वजह से टाइगर, पेंगोलिन, स्पैरो, इनका एक प्रोटेक्शन अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो इससे ना धीरे धीरे वर्ल्ड ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो आपकी लोकल कम्युनिटीज होते हैं, जो आपके नेटिव पीपल हैं, जो आपके इंडिजीनियस पीपल है, जो वहीं के नेटिव है, वहीं के रहने वाले हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट आप प्रोग्राम्स में, कंजर्वेशन में करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिखाई देंगे। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे बहुत सारे इंडिजीनियस पीपल्स और कम्युनिटीज़ हैं जो अपने लैंड को, अपने वाटर को, अपने जो एक तरीके से इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो एक विज़न रखा गया। विज़न ये था कि हमें क्या करना है, इन लोगों को इनके एफर्ट में और हेल्प करना है। तो हेल्प करने का मतलब क्या होगा, हमें ना फंडिंग जो है अवेलेबल करानी पड़ेगी ताकि ये अपने एफर्ट्स को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। इसी के लिए ये इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव आया। कंजर्वेशन यानी कि हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, और इंक्लूसिव मतलब हम लोगों को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। मैं ये बात 1000 बार रिपीट करती हूँ कि नाम में क्या रखा है, पहले कहा जाता था, आज के टाइम में नाम में इंफॉर्मेशन रखी है। तो कोई भी अगर इनिशिएटिव, कोई भी चीज़ का अगर नाम पता है ना, उससे काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हो। जैसे इंक्लूसिव मतलब हम क्या कर रहे हैं, लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण के प्रयासों में। परफेक्ट है। चलिए अब देखो, इसका जो इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव था, इसका जो पहला फेज था, उसकी जो है रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। और इसमें ये बताया है कि देखो, जो इंडिजीनियस पीपल है, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, उनको लेकर फंडिंग में आपको एक इंक्रीमेंट देखने के लिए तो मिलेगा, ठीक है, मतलब इनकी तरफ फंडिंग थोड़ी सी बढ़ी तो है। बट रिपोर्ट का कहना ये है, लेकिन अगर आप फंडिंग का ओवरऑल एक लैंडस्केप देखो ना, तो दरअसल ये ना अनचेंज ही है, मतलब उतना भी कुछ बड़ा फर्क देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट थी इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स वाले दिन पर जो है रिलीज हुई थी। यहाँ पे ये बताया गया, देखो भले ही इस बात के ग्रोइंग एविडेंसेस हमारे पास है कि जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं, जो हमारे बेसिकली इंडिजीनियस पीपल होते हैं, जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इनका जो कंजर्वेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट है ना, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन डोनर्स की तरफ से फिर भी जो फंडिंग एलोकेट की गई है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन के लिए, इनको वो 1% से भी कम की गई है, समझ रहे हो। तो बात मुद्दे की ये है, रिपोर्ट में ये बताया गया, देखो ग्रोइंग एविडेंसेस हैं कि जो हमारे इंडिजीनियस पीपल हैं, जो हमारे लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वो कंजर्वेशन के प्रयासों में बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं, और उनका भाग लेना बेनिफिशियल भी होता है। बट फिर भी जो फंडिंग उनकी तरफ बेसिकली गई है वो 1% से भी कम है। तो ये एक चैलेंज है जो हमें देखना है, ठीक है। अब इस इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं, आपको चीज़ें समझ में ऑलरेडी आ चुकी है। पहला तो ये है कि इस इनिशिएटिव को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF की तरफ से एंडोर्स किया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इंडिजीनियस पीपल है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, है ना, यानी कि जो हमारे स्वदेशी लोग होते हैं, जो हमारी जो एक तरीके से आप कहते हैं स्थानीय समुदाय होते हैं, है ना, उनका लैंड, वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन में क्या है, एक तरीके से पार्टनरशिप को एनहेंस करना है, ठीक है। ये वर्क करता है हमारे स्थानीय समुदायों के साथ। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार है, NGO, सिविल सोसाइटीज है, इन सब के साथ, ठीक है। तो आसान था, जब मैंने स्टार्टिंग में समझाया वो समझ में आ गया, तो नाउ इट इज वेरी इजी। थोड़ा सा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है जहां तक मुझे याद है। तो ये है क्या, ये एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल फंड है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को लेकर, है ना। ये एक मल्टीलेटरल, एक बहुपक्षीय क्या है, एक फंड है, ठीक है जी। अब जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन वगैरह, इसके लिए ये डेवलपिंग कंट्रीज को क्या है, फंडिंग एक तरीके से प्रोवाइड कराता है।
देखो अगर हम बात करें ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा एक सोर्स है फंडिंग का, है ना, और ये हर साल करीब $1 बिलियन जो है बेसिकली ऑन एन एवरेज एक तरीके से फंडिंग में दे देता है। देखो इसको स्टैब्लिश कब किया गया, तो 1992 में जो आपका एक रियो अर्थ समिट हुआ था उस दौरान जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। 184 कंट्रीज हैं इसके अंदर, एक तरीके से पार्टनर के रूप में भारत भी है, ठीक है, बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के साथ मिलकर ये काम करता है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, वॉशिंगटन में है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। इसके ट्रस्टी के रूप में यानी कि इस फंड की देखरेख का काम किसके पास है, तो वर्ल्ड बैंक के पास है। तो जो डोनर्स होते हैं वो पैसा डोनेट करते हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक ट्रस्टी की तरह उसका जो है एक ध्यान रखा जाता है। देन जिन डेवलपिंग नेशंस को जिन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फंडिंग देनी होती है वो फंडिंग दे दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस और संधियां हैं जहां पर स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है कि फंडिंग हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से मिलेगी। ये याद कर लीजिएगा, मैं बहुत कम चीज़ों को बोलती हूँ कि याद कर लीजिएगा, जिनको बोलती हूँ ना मतलब वहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक। तो देखिए आपका जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, जैव विविधता को लेकर जो आपके पास एक संधि है, देन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज UNFCCC जो है, देन स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POPs को लेकर, ये मैंने जो हमारी एनवायरमेंट की बुक सीरीज मेरे द्वारा यूट्यूब पर लाई जा रही है ना, जिसमें हम पूरी बुक को एनवायरमेंट की पढ़ रहे हैं, ये कल ही पढ़ाया गया है बहुत डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन द मरकरी, इसको तो हम आज ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन 5 बेसिकली आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कन्वेंशन को इस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की तरफ से फंडिंग की फैसिलिटी मिलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, वाटर न्यूट्रलिटी। देखो न्यूट्रलिटी होता क्या है, निष्पक्षता का अगर मतलब समझो तो ना किसी से लेना एक, ना किसी को देना दो, मतलब एक बहुत ही मैं आपको देसी भाषा में बता रही हूँ। कहने की बात यह है कि वाटर न्यूट्रलिटी के संदर्भ में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो वाटर का उस तरीके से उपयोग कीजिए कि जितना वाटर आप नेचर से ले रहे हैं, ठीक है, उतना उसको रिटर्न भी कर सके। बहुत मोटे तौर पर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, किसी रिवर से ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर ले रहे हैं, तो एक तो हम कम से कम वाटर ले, ठीक है, हम जो वाटर का एक यूज कर रहे हैं वो यूज हमारा कम से कम होना चाहिए ताकि इनटेक ऑफ वाटर इज वेरी लेस हो जाए। दूसरा क्या है कि हमें क्या करना होगा, वापस से उसको रिटर्न भी करना होगा। अब भाई हम ये रिटर्न कैसे कर सकते हैं, भाई इंसान पानी बना तो सकते नहीं खुद से, नेचर के ही पास वाटर होता है उसी हम लेते रहते हैं। तो रिटर्न करने के 2 तरीके हैं। पहला, जो यूज्ड वाटर है उसका ट्रीटमेंट करके उसको वापस से एक गुड वाटर में कन्वर्ट करके आप वाटर बॉडीज में डाल सकते हो। एंड दूसरा एक और क्या कर सकते हो कि जो आपका ये एक इकोसिस्टम का साइकिल चलते रहता है जिसमें आपका वाटर साइकिल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करो ताकि जो टाइम टू टाइम रेन होती है उस रेन से जो फ्रेश वाटर वापस से मिलता है वो एक साइकिल चलता रहे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, एक तो आप यूज कम कर रहे हो, जितना आप यूज कर रहे हो उसको आप एक तरीके से रिटर्न कर दे रहे हो, है ना, और कंजर्व कर रहे हो, चीजों को क्या स्टोर करके रख रहे हो, कंजर्व, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह आप अच्छे से कर रहे हो। कल ही मैंने यूट्यूब पे नागालैंड का रीजा जो एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसकी एक वीडियो जो है अपलोड की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, नहीं देखिए अभी जाके देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये है वाटर न्यूट्रलिटी। न्यूज में क्यों था, तो देखो नीति आयोग ने अभी क्या किया था, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है इसकी रिलीज की है ना, कि भाई इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर वाटर न्यूट्रलिटी को हम कैसे लेकर चलेंगे। देखो कहना आसान है, जब इंडस्ट्रीज के लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो उनको हमें बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है ना, व्हाट शुड बी द गाइडलाइंस, तो वो नीति आयोग की तरफ से प्रिपेयर की गई है।
अब थोड़ा वाटर क्राइसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जो आज के टाइम पे ना वाटर क्राइसिस है, राइट है, इट इज वेरी सीवियर प्रॉब्लम। इस पे हमें सच में ध्यान देने की क्या है, जरूरत है। जैसे यहाँ पे कुछ डाटा पे ध्यान देते हैं, है ना, थोड़ा सा समझो। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, जो वाटर एक्शन डिकेड इनिशिएटिव 2018 और 28 है ना, ये आया था। इसमें ये बताया गया है सीधे सीधे कि भाई 40% जो आपका फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है जी, आपको इसमें एक स्टीप फॉल जो है दिखाई देगा। ठीक है, एक स्टीप फॉल जो है, जो 40% एक फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है उसमें दिखाई देगा बाय 2030। कब? बाय 2030। इसको ध्यान देना। इसका रीजन क्या है? आपकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर को लेकर एक जो डिमांड है वो ज्यादा होती जा रही है। बट हमने इतना ज्यादा कंक्रीट वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं, हमारे जो वाटर बॉडीज है वो बहुत बुरे हालात में है, तो वाटर की जो हार्वेस्टिंग होनी थी, जो वाटर मैनेजमेंट होना था, वो नहीं हो पा रहा है। बट डिमांड इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई एक क्राइसिस जो है सामने निकल कर आ रहा है। अगर आज की बात करें तो 1.7 बिलियन पीपल जो है रिवर बेसिन में रहते हैं, और आज के टाइम पर उनका जो वाटर का यूज है वो वाटर के रिचार्ज से कहीं बहुत ज्यादा है। ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक डाटा आया था, उसमें यह बताया गया था कि भाई 40% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो वाटर स्कैरसिटी को लेकर डायरेक्टली इफेक्ट होगी। ठीक है, और आने वाले साल में ये जो नंबर है ये बढ़ते जाएंगे। मैं हाईलाइट करके पढ़ा रही हूँ बिकॉज ये सच में एक ऐसा इशू है जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है, जस्ट सिंबोलिज्म, राइट। तो बेसिकली इन सारी चीजों की वजह से ना हमें जो एक वाटर मैनेजमेंट है इसको लेकर काम करना पड़ेगा। एंड इसी कंटेक्स्ट में वाटर न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। परफेक्ट है। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकल डेफिनेशन के रूप में देखते हैं, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया है। देखो, मैंने क्या बताया, सबसे पहले वाटर का यूज कम करने की जरूरत है। तो यूज कैसे कम होगा? देखो, हर एक एक्टिविटी का अपना एक वाटर फुटप्रिंट होता है। वाटर फुटप्रिंट मतलब आप एक टॉय बना रहे हो, आप एक टी शर्ट बना रहे हो, आप एक बिस्किट का पैकेट बना रहे हो, या फिर आप घर की क्लीनिंग कर रहे हो, है ना। एवरी एक्टिविटी नीड वाटर, राइट। तो हर एक एक्टिविटी में जितना इन्वॉल्वमेंट वाटर का है, जितना ज्यादा वाटर आप यूज कर रहे हो, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, दैट इज द वाटर फुटप्रिंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसको कम करने की जरूरत है, यानी कि टी शर्ट बनाने में, एक टॉय बनाने में वाटर को आप कम से कम खर्च करो। परफेक्ट है। फर्स्ट थिंग तो आपको ये करनी है। दूसरा आपको क्या करना है? ठीक है, फर्स्ट थिंग ये होगी। दूसरा आपको क्या करना है, वाटर कंजप्शन जो है और जो यूज है उसमें एक बैलेंस करना है। कितना वाटर आप कंज्यूम कर रहे हो, कितना आपको यूज कर रहे हो, ये एक तो आपने कम किया। देन उसके बाद जो आपकी वाटर की नेचुरल सोर्सेज है, लेक है, रिवर है, इनसे आपने जितना वाटर टेक किया है उसके इक्विवेलेंट आपको क्या है, वाटर रिटर्न भी करना पड़ेगा। इन सोर्सेज को क्या करना पड़ेगा भाई, वाटर आपको रिटर्न करना पड़ेगा इन सोर्सेस को। ठीक है, इसको क्या है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा देखो, यानी कि कंजर्वेशन, जस्ट अ सेकेंड, यस, यानी कि आपका जो कंजर्वेशन है, ट्रीटमेंट है, रिप्लेनिशमेंट है, ये सारी की सारी चीजें आपको लेकर चलनी पड़ेगी। और ये जो वाटर न्यूट्रलिटी का टर्म आया था ना, ये दरअसल ध्यान रखना। अच्छा, आप दो चीजों को ना यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। मैंने आपको क्या बताया है कि भाई नीति आयोग की तरफ से वाटर न्यूट्रलिटी का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया गया है। दैट डजंट मीन कि ये जो कॉन्सेप्ट है नीति आयोग की तरफ से है। कॉन्सेप्ट काफी पहले आ गया था। 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था जोहान्सबर्ग में। वहां पर एक साउथ अफ्रीका का बिजनेसमैन थे पांचो नेदबेले, उनकी तरफ से जो है वाटर न्यूट्रलिटी का ये एक टर्म जो है कॉइन किया गया था। तो कॉन्सेप्ट 2002 से हमारे पास है, बट नाउ इट बिकम पॉपुलर। ठीक है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि नीति आयोग की तरफ से काम हुआ है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा और बेहतर तरीके से समझो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, वाटर को कंजर्वेशन करना है, यानी कि भाई पानी का आप संरक्षण करो। सबसे पहले तो पानी बचाओ, परफेक्ट है। फिर वाटर को रीयूज करो। जो भी आपका हाउस होल्ड वाटर होता है, ग्रे वाटर है, आपका इंडस्ट्रियल सीवेज वाटर है, उन सबको ट्रीट करो।
ठीक है, ट्रीट करो। जिस वाटर को आप रीयूज कर सकते हो उसे रीयूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल जो हाउस होल्ड वाटर होता है, आपने डिशेस वॉश किए, आपने क्लोथ वॉश किया, आपका बाथ का जो वाटर है उसे वापस से ट्रीट करके आप प्लांट के इरिगेशन में यूज कर सकते हो, है ना। हाउस का जो लॉन वगैरह होता है उसकी क्लीनिंग में यूज कर सकते हो। तो ये आपको करना पड़ेगा। देन ऑफसेट करना पड़ेगा वाटर कंजप्शन। ऑफसेट करने का मतलब होता है जो चीज आपने खर्च की है उसको वापस से ठीक भी करो, ठीक है। तो ऑफसेटिंग करना इज वेरी जरूरी। तो रिड्यूस, रीयूज एंड ऑफसेट, इन 3 कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। रिड्यूस में क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसे डिवाइसेस यूज करो जो एफिशिएंट है। स्मार्ट मीटर यूज करो, वाटर सेविंग ये कल्चर लेके आओ। ब्रश कर रहे हैं, टैप खुला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा रीयूज की बात करें, रेन वाटर, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, तीनों की हार्वेस्टिंग आप कीजिए, क्लीन कीजिए। ऑफसेट की बात करें, ऑफसेटिंग स्कीम आप लोकल हाउसेस के लिए लेकर आइए, बिजनेस और पब्लिक बिल्डिंग्स में भी लेकर आइए। साथ में ये भी हो सकता है, यदि मान लीजिए एक कंट्री ए ने अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी क्या है यूज किया है, तो वो किसी दूसरी जगह बी में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है जहां पर आप वाटर को वापस से रिटर्न कर रहे हो, तो ऑफसेटिंग ऑफ वाटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है इसको जब भी मींस आंसर राइटिंग आप कर रहे हो वाटर न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर, यू हैव टू ड्रॉ इट, ठीक है जी, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसको जो है ध्यान रखना। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भाई अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, न्यूट्रलिटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, अगले 10 सालों में 38.2 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को हम सेव कर पाएंगे। दैट इज वेरी गुड थिंग, है ना। और अगर आप देखो तो जो हमारा नेशनल वाटर मिशन है, जो हमारा एक नेशनल प्रोग्राम ऑन जो है बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज पर आया था, उसमें टोटल 8 प्लान जो है सरकार की तरफ से रखे गए थे। एक इसमें नेशनल वाटर मिशन भी था। इसका गोल नंबर जो 4 है, ठीक है, गोल नंबर जो 4 है वो ये कहता है कि भाई हमें क्या करना है, पानी को जो है बेसिकली एक तरीके से सेव करके रखना है। 20% जो है हमें अपनी वाटर यूज एफिशिएंसी को जो है इंक्रीज करना है। तो इस गोल को भी हम अचीव कर पाएंगे इस वाटर न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट पर। इसके अलावा हम एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर पाएंगे, और वाटर स्ट्रेस जो हमारी सभी बिग सिटीज को आज सफर करना पड़ रहा है उसको भी हम यहाँ पे मिटिगेट कर पाएंगे। तो जो वाटर क्राइसिस का एक मिटिगेशन है वो जो है यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। परफेक्ट है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डीम्ड फॉरेस्ट। तो देखो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ना एक ऑर्डर दिया था। उन्होंने ये कहा था भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अमेंडेड जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया है 2023 वाला, तो अब डीम्ड जो फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, खत्म होता है। तो जो हमारे बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट थे उनकी तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म वगैरह हुआ कि भाई ऐसे तो आप फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दोगे नॉन फॉरेस्ट वाले यूज में, तो ये तो चीज ठीक नहीं है। काफी क्रिटिसिज्म हुआ, उन्होंने ऑर्डर वापस ले लिया। दिस इज अ पॉलिटिकल थिंग, है ना, वी डोंट हैव टू लर्न इट, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, दिस इज ओनली द कॉन्टेक्स्ट। काम की बात क्या है, काम की बात है व्हाट इज डीम्ड फॉरेस्ट। परफेक्ट है। तो देखो डीम्ड फॉरेस्ट ना वैसे फॉरेस्ट हैं जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में तो फिट बैठते हैं, ठीक है, जो एक जंगल की डेफिनेशन होती है उसमें तो वो फिट बैठते हैं, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो सरकारी दस्तावेज हैं, उनमें वो एज ए फॉरेस्ट रिकॉर्ड नहीं है। तो कहा जाता है ना कि जब तक आपके पास कागज ना हो तब तक तो मरे हुए इंसान को भी मरा नहीं माना जाता। परफेक्ट है। तो आपके पास होना चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। तो इन अ सिमिलर मैनर अगर सरकारी दस्तावेजों में वो जंगल के रूप में दर्ज नहीं है तो उनको जंगल नहीं माना जाता था। परफेक्ट है। अब जब वो जंगल माने ही नहीं जाते, वो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उनको आप नॉन फॉरेस्ट वाले यूज में आराम से कन्वर्ट कर सकते थे। इसको लेकर काफी चिंता आई। फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया, ठीक है जी। तमिलनाडु में केस हुआ था और गोदावर्मन केस के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कह दिया कि देखिए जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है या नहीं है, बट उनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है एज अ फॉरेस्ट, वो भी एक डीम्ड फॉरेस्ट माने जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को ये काम दे दिया, भाई आप अपने यहाँ पर एक जो है स्टडी कीजिए, एक एनालिसिस कीजिए, सारे डीम्ड फॉरेस्ट को रिकॉग्नाइज कीजिए ताकि आप उनको भी प्रोटेक्ट कर सके। परफेक्ट है। अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया, कुछ ने नहीं किया। चलो, तो कम से कम डीम्ड फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्शन मिलेगी, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई जो जंगल तो हैं, बस आपने उनको नोटिफाई जंगल के रूप में नहीं किया हुआ है, तो इसमें उन जंगलों की क्या गलती है, भाई उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए।
दिस इज वन थिंग। अब हमारे पास फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है ये आया। इस एक्ट में सरकार ने ये कह दिया कि भाई देखो, जिनको हमने ऑफिशियली क्लासिफाइड किया हुआ है फॉरेस्ट के रूप में, ठीक है, अगर आप कह देंगे भाई 1980 के बाद से अगर हमने क्या किया हुआ है, डॉक्यूमेंट किया हुआ है या फिर उनको ऑफिशियली फॉरेस्ट के रूप में क्लासिफाई किया गया, केवल उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। दूसरा हमने क्या कह दिया भाई 1980 के बीच से लेकर 1996 के बीच में अगर हमने क्या कर दिया है, फॉर्मली किसी फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया है तो उसको भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। भाई जंगलों के संरक्षण की बात करने वाला बिल था, बट उसने दो एग्जाम्पशन दे दी। पहली एग्जाम्पशन क्या दे दी कि केवल वो फॉरेस्ट जिनको ऑफिशियली क्लासिफाई किया गया है या डॉक्यूमेंट किया गया है 1980 के बाद उनको प्रोटेक्शन देंगे। 1980 से लेकर 96 तक अगर हमने फॉर्मली लीगल तरीके से फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट कर दिया है उसको भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ऐसा सरकार ने कह दिया। जब सरकार से सवाल पूछा गया भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का यहाँ पे पालन नहीं कर रहे हो, तो सरकार ने कहा नहीं, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था वो 1996 में आया था, ठीक है। उन्होंने राज्य सरकारों को बोला भाई अपने यहाँ पे पूरा एनालिसिस करो, डीम्ड फॉरेस्ट का पता करो और उसके बाद उनका जो है प्रोटेक्शन होगा। वो कह रहे हैं हम भी तो 1980 के बाद के सारे फॉरेस्ट जो हैं जिनको हमने रिकॉग्नाइज क्लासिफाई किया प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और 1996 से पहले और 1980 के बाद लीगली अगर कुछ कन्वर्जन हो गया था वो तो लीगली हुआ था। 1996 के बाद के सारे फॉरेस्ट को एक प्रोटेक्शन यहाँ पर रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे फॉलो होंगे। तो सरकार ने कहा भाई हम सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ भी जो डिसीजन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये वाला एक्ट समझना है तो वीडियो अपलोड हो चुकी है वो देखना है। ये वाले टॉपिक का मेरा मकसद सिर्फ इतना था, डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, है ना, डीम्ड टू बी फॉरेस्ट, ये बस आपको पता होना चाहिए था। आई होप ये क्लियर हो गया है। परफेक्ट है जी। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करें, है ना, क्लियर हो गई ये चीजें। चलो आसान आसान से दो टॉपिक है, क्विकली कवर करते हैं। मिनीमाटा कन्वेंशन, तो देखिए अभी क्या हुआ है भाई 2017 में ये जो कन्वेंशन थी ये एक तरीके से फोर्स में आ गई थी और तब से जो है इसकी हमने अभी क्या है 6th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। ये है क्या, देखो 2013 में इसको अडेप्ट किया गया था जेनेवा में। ये पहली ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी जो ह्यूमन एनवायरमेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, जो मरकरी का एडवर्स इफेक्ट होता है उससे। इट्स अ फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, दिस इज द कीवर्ड, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। इसके बाद देखो है क्या, एक तरीके से मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट है जो अलग अलग वो ह्यूमन एक्टिविटीज जो मरकरी के कंटामिनेशन या पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको रेगुलेट करने की बात करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका नाम जो मिनीमाटा आया वो दरअसल जापान का जो एक मिनीमाटा एक एरिया है वहां से आया है, क्योंकि क्या हुआ था उसके आसपास मरकरी रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वजह से और उनका जो पानी वाटर के अंदर छोड़ा जा रहा था, जो फिशेस थे उसमें मरकरी का कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। उन फिशेस को जब ह्यूमंस की तरफ से कंज्यूम किया गया उनको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लग गया, देखने की सुनने की कैपेसिटी खत्म हो गई, चलने में भी लोग जो है एक तरीके से सफल नहीं रहते थे, एबल नहीं रहते थे। तो उस डिजीज को फिर एक मिनीमाटा डिजीज का नाम आप कह सकते हैं दे दिया गया। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था जो मिथाइल मरकरी की पॉइजनिंग की वजह से मिनीमाटा बे में हुआ था, ठीक है जी, क्योंकि फिशेस के अंदर कंटामिनेशन हो गया था। परफेक्ट है। तो इसके बाद 2017 में ये फोर्स में आई, भारत की तरफ से इसको 18 में रेटिफाई कर दिया गया था। 144 इसकी पार्टीज है, 128 देशों ने इसको जो है सिग्नेचर किया हुआ है। भारत ने 18 में इसको रेटिफाई तो किया, बट कुछ फ्लेक्सिबल कंडीशंस के साथ। हमने क्या कहा भाई, हमें जो मरकरी बेस्ड प्रोडक्ट है और जो प्रोसेस वैसे हैं जिसमें मरकरी के कंपाउंड इन्वॉल्व हैं उनको यूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए 2025 तक। हम धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे, 25 तक तो आपको हमें टाइम देना पड़ेगा। उन्होंने बात मानी, भारत ने रेटिफाई कर दिया, ठीक है जी। अब देखो ये जो कन्वेंशन है ये कुछ कंडीशंस लगाती है पार्टी नेशन पर। पहले तो ये कहती है जो आर्टिसनल या फिर स्मॉल स्केल की गोल्ड माइनिंग होंगी वहां पर जो मरकरी का यूज है या जो मरकरी रिलीज हो रही है उसको एलिमिनेट कीजिए। दूसरा, जो कोल फायर्ड आपके पावर प्लांट होते हैं, कोल फायर्ड जो इंडस्ट्रियल बॉयलर्स है, वहां से जो एयर एमिशन होता है वहां पर मरकरी को कंट्रोल
कंट्रोल कीजिए। फिर ये कहता है कि आपको जो प्रोडक्ट्स है जैसे बैटरी है, स्विचेस है, लाइट है, कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड्स है, इन सब के अंदर जो मरकरी का यूज हो रहा है उसको धीरे धीरे फेज आउट करना है, रिड्यूस करना है। फिर ये कहता है कि भाई जो मरकरी का एक ट्रेड और सप्लाई है इसको एड्रेस करना है, सेफ तरीके से स्टोरेज एंड जो है डिस्पोजल करना है, और जो कंटेमिनेटेड साइट्स है उनके लिए स्ट्रैटेजीज आपको लेके आनी है। ये आपको करना पड़ेगा इफ यू आर द पार्टी टू द कन्वेंशन। परफेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा होमवर्क यहाँ पे भी दे रही हूँ, मरकरी के बारे में थोड़ा देख लेना। मरकरी को लेकर ये एकदम एविडेंट है कि इसका ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है जी, चलो लास्ट टॉपिक है आज का, आसान है, क्विकली रैप अप करते हैं। जस्ट टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इशू व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से एक कोविड के टाइम पर डिसीजन लिया गया था कि जो हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे बॉडीज़ हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर या फिर पर्यावरण के इस एरिया में काम कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं, आपस में मर्ज कर देते हैं और उसके बाद रीजनल ऑफिसेस बना देते हैं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म हुआ, उसके अपने रीजंस थे, डिस्कस करेंगे। फाइनली जो मिनिस्ट्री है उसने एक यू टर्न ले लिया और कहा कि ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, इतना भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, देन यू हैव द सेंट्रल जू अथॉरिटी, एंड ये सारे के सारे जो आपके अथॉरिटीज थे इनको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे एंड देन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ले आएंगे। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का लॉजिक क्या था इसके पीछे, उन्होंने कहा भाई जब सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हम एक छत के नीचे कंसोलिडेट कर देंगे, एक मिनिस्ट्री के अंदर ही आराम से आ जाएंगे, डिसीजन मेकिंग सिंप्लीफाई हो जाएगी और यू कैन से एज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, काम करना भाई आसान हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेसेस वगैरह है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। फिर जो रिसोर्स इन सब में अलग अलग लगते हैं, है ना, वो सब थोड़े से क्या है यहाँ पे इजी हो जाएंगे। फिर इसके अलावा कॉस्ट की सेविंग होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। कम्युनिकेशन बेहतर हो पाएगा और कोई भी एनवायरमेंट कंजर्वेशन का हम इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जॉइंटली उसको कर पाएंगे। बट इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। किन बेसिस पर हुआ, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहले तो जो ऑटोनॉमी है और जो इफेक्टिवनेस है ये खत्म हो सकती है। जैसे देखो, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करती है। परफेक्ट है। अगर किसी टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से, आज वो खुलकर जो है विरोध कर देते हैं, है ना, कल को अगर वो कंप्लीटली मर्ज कर दिए गए तो मे बी इस तरीके का एक इफेक्टिव जो उनका काम है ये ना दिखाई दे। वन प्रॉब्लम। दूसरा, इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग। देखो, जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है या फिर आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उनका अपना एक एक्सपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजंस लेते हैं। तो ये कहीं खो जाएगा, राइट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। भाई अलग अलग तरीके से काम करने वाले जो आपके ये इंस्टीट्यूशंस थे, आप इनको एक जगह लेके आ रहे हो, लॉस ऑफ फोकस एंड एक्सपर्टीज भी हो जाएगा। देखो, जैसे आपका जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है वो वाइल्ड लाइफ के क्राइम्स को कंट्रोल करने की अपनी एक एक्सपर्टीज रखता है, उनको प्राइज भी मिला हुआ है इस चीज़ के लिए। तो ये एक्सपर्टीज चली जाएगी अगर आप इन सबको क्या मालगीट कर देते हो। परफेक्ट है। अब देखो, कुछ की एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इनको मैं पीडीएफ आपको जो है दे दूंगी, वहां से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इट्स ओनली अबाउट द इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे ये न्यूज में थे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट है। पीडीएफ कहाँ से लेंगे, तो यूपीएस से विद प्राची, यहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पीडीएफ ले सकते हो। जाने से पहले अगेन याद दिला देती हूँ, 23 अगस्त शाम को 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। पहले क्लास से ज्वाइन कीजिएगा, अच्छी बात है। लाइव क्लासेस होगी, मैं आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट ये पढ़ाने वाली हूँ। बाकी के हमारे जो सुपरस्टार फैकल्टीज हैं वो आपको बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। हर एक फैकल्टी का अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट एक्सपर्टीज है और हम अपने क्वालिटी कंटेंट के दम पर आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, आपके पेपर को निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। यू जस्ट हैव टू पुट योर एफर्ट्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ज्वाइन द प्रोग्राम, राइट है। तो जब भी आप प्रोग्राम ज्वाइन करें, प्राची लाइव फैकल्टी कोड को आप यूज
कीजिएगा। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। टेलीग्राम चैनल की फैमिली को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में 2 छोटी चीज़ें और हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट करके फीडबैक शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीकली करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।